नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे और आज की इस खास क्लास को देखने के लिए आप सभी बिल्कुल तैयार होंगे। जितने ऐसे छात्र हैं क्लास के अंदर आ चुके हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फटाफट से मुझे बता दीजिए किसी प्रकार की कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी तो आपको नहीं है, क्योंकि आप सब जब जानते ही हैं कि भैया ये कोई आम क्लास तो है नहीं। पूछता है भारत में मैं जीता ना, स्वयं आकर आपका स्वागत कर रहा हूं। तो फटाफट बता दो कि भाई क्या कैसा चल रहा है, कैसी चीजें हैं, कोई समस्या वगैरह तो नहीं चल रही है? चीजों को बहुत अच्छे स्तर पर आप समझ रहे हैं तो बता दीजिए। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हल्का सा गला खराब है, परंतु गले खराब का मतलब यह नहीं है कि मैं आपकी चीजों को आगे नहीं बढ़ाऊंगा। देखिए, यह संपूर्ण तौर पर ये मान लीजिए कि आप लोगों के लिए अगर मैंने बेड़ा उठाया है तो बेड़े को पार भी लगाऊंगा। ठीक है, आपके लिए अगर चीजें करने के बारे में बोला है तो चीजें पार करूंगा भी। ऐसा नहीं है कि बीच में हम छोड़ने वाले चीजों में से नहीं है। चीजों को इस स्तर पर आगे बढ़ाएंगे कि आप भी कहेंगे कि वाह वाह क्या बात है। अब यहीं पर मैं स्पष्टीकरण आपको दे दूं कि अब आपकी एक क्लास जो मूल विधि की चल रही है, ये वर्तमान में चल रही है। इससे पहले मूल विधि की प्रैक्टिस क्लास आपकी कल भी चली थी, जो आपने कल भी देखी होगी। उससे पहले आपकी मूल विधि की प्रैक्टिस क्लास परसों भी चली थी, वो परसों भी आपने देखी होगी और आज भी आप देख रहे हैं। आगे भी आप इस चीज को रेगुलर देखेंगे। ठीक है, हाँ, मैं रेगुलर रहूंगा, आप रेगुलर रहते हैं, ये मैं अपेक्षा करता हूं कि आप रेगुलर रहें। क्लास को लाइक करते हैं और चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, आपका रेगुलर होना बहुत जरूरी है। अभी वर्तमान में हालांकि मेरा जो वर्तमान स्थिति है, जिस हिसाब का जो काम मुझे है, मुझे लग नहीं रहा था कि मैं इस क्लास को पूरा जो है कंटिन्यू करा पाऊंगा। पर फिर वही है कि मैं चाहता हूं कि मैं आपके लिए चीजों को अच्छे स्तर पर लेकर जाऊं, और इसी वजह से मैं वर्तमान में आपके सामने मौजूद हूं और इस चीज को मैं आगे बढ़ाऊंगा। ठीक है, चलो, कल यूपीजीके की भी क्लास हुई थी, आज भी यूपीजीके की क्लास है, तो उसमें हर एक बच्चे को आना भी है ना। हर एक बच्चे का आना उसमें बहुत जरूरी है। अब हम स्टार्ट करते हैं। यूपीएससी 2025 मूल विधि प्रैक्टिस क्लास नंबर 3 आपको सामने देखने को मिल रही है। क्वेश्चंस को बहुत अच्छे स्तर पर रखा जा रहा है। अब मैंने ये बात पहले ही डिक्लेयर कर दी है कि भाई शुरुआत की 10 क्लासेस के अंदर, 10 क्लास के अंदर हम क्या करेंगे, 10 क्लास के अंदर हम बीएनएस को कंप्लीट कर देंगे। बीएनएस को हम कंप्लीट कर देंगे शुरुआत की 10 क्लासेस में। बाद की फिर 5 क्लास के अंदर हम बीएनएसएस को कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद बची हुई 15 क्लासेस के अंदर हम करेंगे सर, बची हुई 15 क्लासेस के अंदर क्या किया जाएगा सर, जितने भी माइनर एक्ट है उनको हम निपटा देंगे, माइनर एक्ट्स को हम निपटा देंगे। तो हमारी पूरी स्ट्रैटेजी कुछ इस प्रकार से रहेगी मूल विधि विषय को लेकर। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, चीजों को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए भाई, सवाल आपके सामने है, बहुत बढ़िया सवाल है। ठीक है, सवाल के बारे में थोड़ा समझते हैं। सवाल कह क्या रहा है? सवाल ने कहा, एक सरकारी विभाग ने आदेश जारी किया कि मार्केट क्षेत्र में अनाधिकृत लाउड स्पीकर उपयोग तुरंत बंद किया जाए। प्रकाश इस आदेश की अवहेलना करते हुए लाउड स्पीकर का उपयोग जारी रखता है। शिकायत मिलने पर मामला दर्ज किया जाता है। तो प्रकाश किस धारा के अंतर्गत दंडित हो सकता है? क्योंकि उसने लोक सेवक द्वारा दिए गए आदेश की अवहेलना की है। किसी लोक सेवक के द्वारा दिए गए आदेश की अवहेलना करना, यह आपको कहां देखने को मिलता है? किसी लोक सेवक के द्वारा दिए गए आदेश की अवहेलना करना, यह आपको कहां देखने को मिलता है? इसके बारे में पूछा जा रहा है। बात करते हैं सर जी। 292 की अगर मैं बात करूं, इसमें क्या होता है? 292 होता है कि ऐसे पब्लिक न्यूसेंस जो किसी अन्य धारा में उल्लेखित नहीं है, 1000 रुपए का जुर्माना इस पे लगता है। यहां पब्लिक न्यूसेंस के बारे में बात की जाती है। पब्लिक न्यूसेंस, न्यूसेंस की बारे में बात की जाती है। ठीक है, उपद्रव की बात की जाती है, लोक उपद्रव की बात की जाती है। इसमें किसकी बात करते हैं बच्चे? लोक उपद्रव की बात करते हैं। उपद्रव की बात की जाती है। और लोक उपद्रव भी कौन सा सर? ऐसा लोक उपद्रव जो अन्य धाराओं में उल्लेखित नहीं है, जो अन्य धाराओं में उल्लेखित नहीं है, अन्य धाराओं में नहीं है, ऐसे लोक उपद्रव की बात यहां पर की जाती है। ऐसे पब्लिक न्यूसेंस की बात की जाती है। तो 292 के अंदर अगर मैं पूछूं फाइन कितना सर, 292 में आपका 1000 रुपए तक का फाइन देखने को मिलता है। अगर किसी लोक सेवक के द्वारा दिए गए आदेश का पालन नहीं किया जाता तो ये 293 धारा आपको देखने को मिल जाती है। यह है बीएनएस 293 सेक्शन। ये कौन सा सेक्शन है? बीएनएस 293 सेक्शन आपको देखने को मिलता है। इसके बारे में अगर हम बात करते हैं, इसमें सजा कितनी हो सकती है सर? सजा बहुत सिंपल है, 6 माह तक की सजा या 5000 रुपए तक का जुर्माना। ठीक है, इसमें सजा कितनी हो सकती है? सजा 6 माह तक की सजा, 6 माह तक की सजा आपको देखने को मिल सकती है, या फिर इसमें 5000 रुपए तक का जुर्माना, 5000 का जुर्माना। ठीक है, अप टू का जुर्माना आपको देखने को मिल सकता है। 294 किस लिए होता है? क्योंकि सेक्शन तो सारे ही जरूरी है। 294 आपसे पूछा जा सकता है, तो 294 के बारे में आप बता सकते हैं कि इसके अंतर्गत क्या है? अश्लील सामग्री का प्रकाशन करना। अश्लील सामग्री का प्रकाशन करना आपको देखने को मिल जाएगा। अश्लील सामग्री प्रकाशन आपको देखने को मिलता है। अश्लील सामग्री प्रकाशन, सामग्री का प्रकाशन।
ठीक है, ऐसी सामग्री को बनाना जो अश्लील हो, ठीक है, जो गंदी गंदी फोटो वगैरह प्रचार प्रसार करना, वो चीज देखने को मिलती है। ठीक है, चलो। और सेक्शन 188 क्या है सर? शाही टकसाल में से, सरकारी टकसाल में से किसी सामान को चुरा कर ले जाना। टकसाल में से किसी सामान को चुरा कर ले जाना, सिक्का बनाने की जो फैक्ट्री होती है उसको टकसाल बोलते हैं, तो सरकारी टकसाल में से सामान को चुरा कर ले जाना, सरकारी टकसाल से सामान गायब करना, सरकारी टकसाल से सामान गायब करना, टकसाल से सामान गायब करना, से सामान गायब करना, सामान गायब करना, ये आपको यहां भी देखने को मिलता है, सामान गायब करना आपको यहां देखने को मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती है। इसमें 7 वर्ष तक की सजा आपको देखने को मिल सकती है। ये आपका करेक्ट हुआ, बहुत बढ़िया। अगला सवाल ये रहा, कैलाश एक मंदिर के पास बैठा है, उसने जानबूझकर मंदिर की मूर्ति पर पत्थर फेंके, उस फर्श पर धार्मिक चिन्हों को नुकसान पहुंचाया। वहां कुछ भी धार्मिक चिन्ह बने हुए थे, उन सभी को नुकसान भी पहुंचाया जाता है। ठीक है, और ताकि लोग इसका अपमान महसूस करें, लोगों ने उसकी हरकत देखकर शिकायत दर्ज कराई। कैलाश पर किस धारा के अंतर्गत मामला चलाया जाएगा, सजा कितनी दी जाएगी, इसके बारे में आप बताएंगे। सर जी, ये बहुत रेयर केस तो नहीं है, इस तरीके के केसेस आमतौर पर देखने को मिल जाते हैं कि किसी व्यक्ति के द्वारा धार्मिक मामलों को भड़काया जा रहा है। ठीक है, धार्मिक मामलों को भड़काया जा रहा है, इस तरीके के केसेस आपको देखने को मिलते हैं। आपको एक धारा देखने को मिलती है, धारा 298 बीएनएस के अंतर्गत आती है। तो धारा 298 आपको देखने को मिलती है, बीएनएस के अंतर्गत देखने को मिलती है। इसमें होता क्या है, जब किसी आदमी के द्वारा एक काम किया जाए, धार्मिक आस्थाओं को भड़काया जाए। अब यहां जो कैलाश नाम का पर्सन है, अच्छा कमाल की बात यही कि जो सवाल आप देख रहे हैं ये वर्तमान में अभी किसी पुस्तक या किसी अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल ही नहीं है, किसी बुक में भी अवेलेबल वर्तमान में नहीं है। सारे के सारे क्वेश्चन ऑथेंटिकेटेड है, हमारे द्वारा ही क्रिएटेड है। नाम ये मत सोचना कि सर अपनी तरफ से आप नाम ले रहे हैं। दरअसल 298 में बीएनएस के अंदर जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है, मैंने उसी बेसिस से नामों को उठाया है। तो इसके बारे में याद रखना, अगर ऐसा किया जाता है तो भैया उपासना धार्मिक वस्तुओं को क्षति पहुंचाना, इसमें 2 वर्ष तक की सजा मिल सकती है और जुर्माना भी लग सकता है, दोनों हो सकता है। पूछा जा सकता है जुर्माना कितना लग सकता है, तो जुर्माना इसके अंदर है आपका अप टू 2 इयर्स, अप टू 2 इयर्स तक का जुर्माना है, 2 वर्ष तक का जुर्माना है, फाइन है या दोनों भी लग सकता है, और फाइन और बोथ। ठीक है, और बोथ, ये दोनों ही मामले इसमें दर्ज हो सकते हैं, याद रखेंगे, बहुत बढ़िया। कर्मचारी के द्वारा मालिक की संपत्ति चोरी करने पर कौन सी धारा लागू होगी? अगर साधारणतः चोरी की जाती है तो मामला अलग दर्ज होता है, लेकिन अगर एम्प्लॉय के द्वारा इस प्रकार की चोरी की जाती है तो मामला इसमें अलग प्रकार से दर्ज होता है। बाकी हम इसके अंतर्गत बात करते हैं, बात को ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलो। चोरी क्या होती है, धारा 303 बताती है, बगैर पूछे बगैर आज्ञा के किसी सामान को ले जाना चोरी कहलाता है। यह धारा 303 में लिखा हुआ है। चोरी की परिभाषा यहां पर लिखी हुई है, चोरी होगी क्या? चोरी की परिभाषा आपकी यहां लिखी गई है। आपसे सवाल पूछा जाए चोरी की परिभाषा का है, 303 में चोरी की परिभाषा लिखी हुई है, बगैर आज्ञा के बगैर बताए अगर कोई भी सामान गायब किया जाता है तो वो चोरी कहलाती है। इसके बाद हम बात करते हैं कि सर कर्मचारी के द्वारा मालिक की संपत्ति की चोरी करना, है धारा 306 में देखने को मिलता है, ये धारा 306 में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा वाहन चोरी, घर की चोरी, ठीक है, सरकारी संपत्ति की चोरी, ये 305 में आता है। कुछ विशेष प्रकार की चोरियां आपको उल्लेखित है, विशेष प्रकार की चोरी, विशेष प्रकार की चोरी आपको देखने को मिलती है जिसमें सजा ज्यादा मिलती है, जैसे वाहन, घर पर, गृह पर चोरी, ये ज्यादा हैवी होती है। ठीक है, और इसके अलावा आपसे सरकारी संपत्ति की चोरी, सरकारी सामग्री थी उसकी चोरी कर दी, गलत बात है। ठीक है, याद रखना। और धारा 307 आपको देखने को मिल जाता है, अंतिम क्लॉज आपको देखने को मिल जाता है। देखो, चोरी करने के लिए जाए और किसी को चोट पहुंचा दे, ठीक है, चोरी करने के लिए जाए और किसी को चोट पहुंचा दे, वो आपको देखने को मिलता है। ठीक है, चोरी करने जाए और किसी को चोट पहुंचा दी जाए, चोरी करने जाए, चोरी करने के दौरान किसी को चोट पहुंचाना, दौरान क्षति पहुंचा देना, क्षति पहुंचा देना, क्षति पहुंचा देना। ठीक है, याद रखना, इस चीज को भी आप बढ़िया तरीके से याद रखेंगे। ठीक है, चलो। क्लास के अंदर 2-3 कमेंट अलग लेवल पे आ रहे हैं। एक कंटेंट नाम का बच्चा है, ठीक है, एक टीचर सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकता, बहुत बढ़िया, ओके, और एक स्टूडेंट सारे सब्जेक्ट कैसे एक्सपेक्ट कर सकता है कि वो पढ़े? मत पढ़ो यार, तुम्हें कौन कह रहा है, कतई मत पढ़ो, एक सब्जेक्ट पढ़ो खाली, उसी से उद्धार हो जाएगा, उसी से ले लोगे आप सिलेक्शन। देखो, आपकी ना एक जो माइंडसेट है वो बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है। एक जगह रोड खुदी हुई थी,
एक जगह लकड़ी पड़ी हुई थी, जो रोड खुदी हुई थी उसके अंदर पानी भरा हुआ था। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको अपने जीवन में वो विचारधारा लेके आनी है। यहां नदी बह रही थी, इधर एक लकड़ी पड़ी हुई थी, उस लकड़ी के अंदर चोबे डले हुए थे, एक तरफ से चोबे थे, एक लकड़ी थी उसमें एक तरफ से चोबे थे, ठीक है, काफी बड़ी सी लकड़ी थी, इसमें एक तरफ चोबे थे। यहां ये वही लड़का है, इसको इस नदी के पार जाना है, इसका अपना एक अलग दिमाग का माइंड सेट है। वापस आके 10 लोगों को बता रहा है कि यार कितने बड़ा पागल रास्ता था भैया, उधर में जाता तो मेरे पैरों में कील लग जाती, उधर में जाता तो नदी में गिर जाता, भैया मैं तो वापस आ गया। इसका मतलब ये सिलेक्शन से वापस आ गया। ये थोड़ी सी बुद्धि का प्रयोग करता तो इस वाली लकड़ी को उल्टी करके इसके ऊपर डाल सकता था और निकल सकता था। बस माइंडसेट का फर्क है। तो बस इतनी ही चीजों को थोड़ा समझना होता है। आप अपने माइंडसेट को वैसा रखिए। आप प्रॉब्लम मत ढूंढिए, प्रॉब्लम है मुझे भी पता है, ठीक है, प्रॉब्लम सबको पता है। आप अपने गांव के पड़ोसी से छोड़िए, आप अपने गांव के चाट बनाने वाले से पूछ लीजिए, तुम्हें 70 प्रॉब्लम बता देगा कि जी देश की तरक्की नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा, आजकल लोगों की सरकारी नौकरी लग रही, और भी चीजें बता देगा। वो तुम्हें भी कभी बता देगा कि भाई तूने संतरी रंग पहन रखा, तुझे गुलाबी पहनना चाहिए था। प्रॉब्लम मत बताओ, इसका सॉल्यूशन ढूंढो, ठीक है। तो उस चीज को आप देखिए। और अगर प्रॉब्लम बना के आप अपने आप को ओसो समझते हैं तो फिर मसला अलग है। फिर आप अपने मंत्र वगैरह बोलना शुरू करो, जिससे लोग आपको उस तरीके से पैसे देना शुरू करें, ठीक है। तो चलिए, इन छोटी छोटी बातों पे हम आगे नहीं बढ़ते, हम आगे आते हैं। पूछा है कि भारतीय न्याय संहिता में लिंग शब्द किसके लिए प्रयुक्त हो सकता है। लिंग शब्द की परिभाषा आपको धारा 2 के 10 में देखने को मिल सकती है, क्योंकि 2 धारा जो है ये परिभाषाओं से ही संबंधित है, तो इसके बारे में आपको बात पूछी जाती है, ठीक है। चलिए, अब इसमें केवल पुरुष है, केवल महिला है, केवल उभयलिंगी है, पुरुष महिला और उभयलिंगी सभी हैं। तो करेक्ट है कि पुरुष महिला उभयलिंगी सभी हैं। ये लिंग तटस्थ होता है, जेंडर एक नहीं है, सभी इसके अंदर जेंडर उल्लेखित आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं। नेक्स्ट अगला सवाल, पुरुष मैन का अर्थ क्या होता है, इसके बारे में पूछा जा रहा है कि जो पुरुष है, पुरुष क्या हो सकता है, इसके बारे में थोड़ी चर्चा करिए और थोड़ा सा बताइए पुरुष शब्द आपको क्या देखने को मिलता है। सर, पुरुष शब्द के बारे में उल्लेख आपको देखने को मिलता है, यानी ये केवल मानव हो सकता है, वो भी नर, मानव नर ही पुरुष हो सकता है। अब इसमें है ओनली मेल अबव 18 एज, ऐसा भी उल्लेखित नहीं है। एक बालक भी एक पुरुष हो सकता है, एक बालक भी एक पुरुष हो सकता है, यह भी है। तो मेल ह्यूमन ऑफ एनी एज, किसी भी आयु का पुरुष मानव है। अब मैन का मतलब यही है, किसी भी आयु का पुरुष मानव आपका कंसीडर हो सकता है। इसमें थोड़ा सा समझना होगा। सर, क्या जानवर मानव हो सकते हैं, क्या जानवर पुरुष हो सकते हैं? तो जानवर पुरुष नहीं हो सकते। जानवरों के लिए सेक्शन अलग रखा गया है, जंतु अलग है, जीव अलग है, मानव अलग है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसमें समझिएगा। शपथ में क्या सम्मिलित होता है, इसके बारे में पूछा जाता है कि सर कोई ओथ ली जा रही है, कोई कहीं पे प्लेज ली जा रही है, ओथ है, तो ओथ को हम कैसे कंसीडर कर सकते हैं, ओथ क्या हो सकती है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, ठीक है। ओथ के बारे में बात करते हैं। अच्छा, मैं थोड़ा पॉलिटी से भी इसको रिलेट करता हुआ चलता हूं, क्योंकि आप सभी मेजरली जानते हैं कि पॉलिटी आप मुझसे पढ़े हुए हैं। अधिकतम छात्र यहां पर ऐसे हैं जो पॉलिटी मुझसे पढ़े हुए हैं, या फिर अभी भी वर्तमान में कुछ 2 का 19 में, अब मेल की डेफिनेशन है धारा 2 के 19 में, ये यहां बताया गया लाडले, धारा 2 के 19 में मेल की डेफिनेशन है जो यहां उल्लेखित है, महिला की 30 के आसपास है। अब ओथ के बारे में पूछा जा रहा है, तो मैंने बताया आप मुझसे पॉलिटी पढ़ चुके होंगे, नहीं भी पढ़े हैं तो एक 1 शॉट वीडियो मैंने डाली हुई है, उसको भी आप इंटरनेट पे देख सकते हैं, आपके अपने ही खुद के यूट्यूब चैनल जीत राणा जीएस पे। 8-1 घंटे की वीडियो है, जोरदार वीडियो है, उसको आप जरूर देखना। तो अब ओथ में क्या सम्मिलित है, ये मैंने पूछने की कोशिश की आपसे। ओथ आपको देखने को मिलता है अनुसूची 3 में, आपको देखने को मिलता है अनुसूची यानी शेड्यूल 3 में आपको ओथ के बारे में कॉन्सेप्ट देखने को मिलते हैं कि कोई भी सरकारी प्राधिकारी अपने पद धारण करने से पहले एक शपथ लेता है, उसके बारे में यहां उल्लेखीकरण किया जाता है। अब यहां पे पॉइंट आता है कि सर आखिरकार ये शपथ होती क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। देखो, अगर विधि के द्वारा अनुमोदित प्रतिज्ञान और घोषणा है, एफर्मेशन एंड डिक्लेरेशन ऑथोराइज्ड बाय लॉ, यही शपथ हो सकती है। पॉइंट ये आता है कि सर कोर्ट में शपथ ली जाती है, कोर्ट में शपथ नहीं ली जाती। अच्छा, वो आपने पुरानी मूवियों में देखा होगा कि मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूं, अब नहीं होता वो, ठीक है, अब नहीं होता। रिलीजियस प्लेज आपकी नहीं होती, यह विवाह के दौरान होती है। ओनली प्लेज बिफोर अ पब्लिक सर्वेंट, पब्लिक सर्वेंट के समक्ष भी आप प्लेज नहीं ले सकते, ये कंसिडरेशन खत्म हो चुका है, ठीक है। अब एफिडेविट जाता है सीधा, झूठ बोलोगे तो तुम्हारे ऊपर केस लगेगा,
यही चीजें होती हैं। जलयान वेसल वाटरक्राफ्ट किसे कहा जाता है ये बताइए। व्हाट इज मेंट बाय द वेसल या वाटरक्राफ्ट, इसका मतलब क्या होता है, ये क्यों जरूरी है। दरअसल बीएनएस की धारा 1 में ये लिखा हुआ है कि कोई भी ऐसा जलयान है, मतलब देखो बीएनएस में जो भी शब्द है उसकी व्याख्या है, तो बीएनएस की धारा 1 ये कहती है कि कोई भी जलयान है वो भारतीय जल में है या भारत का जलयान किसी अन्य देश के जल में है तो उस पर बीएनएस लागू होगी, ये चीज लिखी हुई है। तो अब वहां लोगों ने सोचा कि जलयान का मतलब क्या होता है। सर इतनी लल्लू चीज थोड़ी पूछेगा, कैसी बात कर रहे हो बेटा, लल्लू ही तो चीज पूछ लेता है, तुम फिर हंसते डोलते हो, है ना। तो जलयान के बारे में पूछा क्या है, केवल समुद्री जहाज, केवल नावें, कोई भी वस्तु जो जलमार्ग के द्वारा मानव या संपत्ति के परिवहन के लिए बनाई गई हो, कोई भी ऐसी संपत्ति, परफेक्ट। नाव भी जलयान हो सकती है, इसके बारे में थोड़ा सा याद रखेंगे। पनडुब्बी भी जलयान हो सकती है। चलिए, धारा 3 के 3 के अनुसार यदि संपत्ति किसी व्यक्ति के पति, पत्नी, लिपिक या सेवक के पास है तो उसे किसके कब्जे में माना जाएगा। ये बड़ा अच्छा होता है। जैसे कई बार क्या होता है, इसका बेस्ट एग्जांपल ऐसे हो सकता है कि जैसे आप हैं, आप कल को दरोगा लग गए, मेरी नजरों में तो आप अभी दरोगा हैं, वैसे तो कुछ बच्चे हैं मेरी नजरों में अभी वो कांस्टेबल से धीरे धीरे उभरते हुए दरोगा की तरफ पहुंच रहे हैं, लेकिन पहुंच जाएंगे धीरे धीरे। मैं यकीन मानता हूं कि आप क्लासेस को रेगुलर देखेंगे तो आप में दरोगा जैसी सोच आ जाएगी। अब जैसे जो बच्चा अभी पहले कमेंट कर रहा था, जो परेशानियां बता रहा था, अब वो एक अन्य कमेंट कर रहा है, लेकिन परेशानी इसकी अभी भी दूर नहीं है। यकीन मानिए, अपने इस अंधकार से खुद को प्रकाश की ओर आप खुद ही लेके आएंगे। अपो दीपो भव, बुद्ध जी ऐसा कहते हैं। हालांकि मैं बौद्धिक शिक्षाओं को नहीं मानता, परंतु ये लाइन बढ़िया लगती है, तो इसलिए मैंने सोचा आपको बता दूं। बहुत बढ़िया। अब धारा 3 जो होती है ये किसके बारे में बात करती है। धारा 3 बेसिकली बात करती है अपराध के बारे में बात करती है। जैसे धारा 3 में पहला स्टेटमेंट ये कह दिया गया कि कोई भी ऐसा शब्द है तो वो किसी ना किसी में अगर उल्लेखित कर दिया गया तो वो पूरी की पूरी संहिता के लिए सेम होगा। धारा 3 का 5 बहुत जरूरी है। मेरे पास एक खुद मेरे मतलब मैं ये नहीं कह सकता कि मुझ पे केस लगा हुआ है। क्यों नहीं कह सकता, ऐसा कहना कानूनी तौर पर अपराध है। ना ही मैं केस की चर्चा आप लोगों के समक्ष कर सकता हूं। सर बहुत सारे टीचर तो करते हैं, हवाबाज होते हैं, मैं नहीं हूं। तो दूसरी चीज आप ये समझिए, इस प्रकार से अगर किया जाता है कोर्ट की कार्यवाही को आम जनता के सामने प्रदर्शित करना अपने निजी स्वार्थ के लिए, यह कानूनी तौर पर अपराध है। लेकिन धारा 3 के 5 से मेरा कुछ पुराना संबंध है। जितने भी ऐसे शिक्षक रहे हैं जो एसएससी प्रोटेस्ट में गए थे, उन सबका ही संबंध धारा 3 के 5 से है। धारा 3 के 5 का मतलब होता है कॉमन इंटेंशन, एक ही मनसा के साथ किया गया कोई अपराध। इसमें धारा 293 भी लगी हुई है, 223A भी लगी हुई है। क्यों है मैं बताऊंगा। बहरहाल आप समझिए 3 के 3 को, 3 के 3, 3 का 5, 3 का 8, ये जरूरी है। धारा 3 के 5 में तो आपको कॉमन इंटेंशन बताई जाती है। 3 के 3 में ये बताई जाती है अगर कोई ऐसी संपत्ति है, तो इसमें यह है कि कल को जब तुम दरोगा लगोगे, मैं एग्जांपल बता रहा था, तो आप ऐसा हो सकता है आपने कहीं घर खरीद लिया, अब वो रहते नहीं हो, किराए पे उठा रखा है, तो आपने वहां अपनी पति पत्नी को छोड़ा हुआ है, लड़का लड़की लड़के को छोड़ सकती है, लिपिक को छोड़ा हुआ है, आपका सेवक छोड़ा हुआ है, वो कल को डिक्लेयर कर दे कि संपत्ति उसकी है, नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकती। मतलब ये किसी कंसीडरेशन में पॉसिबल ही नहीं है। जो वास्तविक मालिक है वो संपत्ति उसी की रहेगी, जो वास्तविक मालिक है उसी की रहेगी। मतलब वो चाहकर भी उस संपत्ति को नहीं ले सकते। कानून इस चीज को मंजूरी नहीं देता, कानून इस चीज को मंजूरी नहीं देता। इसके बारे में याद रखेंगे। बहुत बढ़िया। भारतीय न्याय संहिता 2023 की किस धारा में जुर्माना और उसकी वसूली से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। ये बढ़िया सेक्शन आपको एक देखने को मिलता है, एक जोरदार सेक्शन के तौर पर मैं इसको देखता हूं। क्यों देखता हूं, जैसे मान के चलिए एक बच्चा है, हम किसी भी बच्चे को उठा सकते हैं। जैसे एक बच्चे को मैं उठा लेता हूं जिनका नाम है एवी कंटेंट, ठीक है। एवी कंटेंट नाम के बच्चे को मैंने उठा लिया। ये बहुत उदंड बच्चा है। मतलब उदंड क्या मतलब क्या है, ऐब करता है ये बालक, ठीक है। चलिए, उदंड बच्चा है, ये बहुत ज्यादा ऐब करता है। ये बच्चा ऐब करता है तो इसके ऊपर क्या लगा, इसने किसी, इस पर 293 लगा देते हैं बीएनएस, पब्लिक सर्वेंट के ऑर्डर की अवमानना। पब्लिक सर्वेंट ऑर्डर की अवमानना हो गई, ऑर्डर की अवमानना, ऑर्डर डिसओबे कर दिया इसने। सजा कितनी होनी चाहिए सर, सजा होनी चाहिए या तो 6 महीने की सजा होगी या 5,000 का फाइन लगा देते हैं। पहली बार अपराध करा है, मैं बच्चे पे रहम कर देता हूं और इस बच्चे को क्या कर देता हूं, इसके ऊपर जुर्माना लगवा देता हूं, जुडिशरी से जुर्माना लगवा दे कि सजा वजह रहने दो, ठीक है। लेकिन जैसा मैंने बताया बच्चा उदंड है, ये 5,000 रुपए भी जमा नहीं कर रहा, ठीक है। इसके ऊपर जो जुर्माना लगा है, तो इस चीज की वसूली कैसे की जाएगी, वो धारा 8 में लिखा हुआ है कि अगर कोई जुर्माना लगने के बाद भी जुर्माना ना दे तो उस चीज को किस तरीके से रिकवर किया जाएगा, वो चीज यहां पर बताई जाती है। उसके बारे में थोड़ा सा आप याद रखेंगे। प्रक्रिया है, नहीं देता फिर
समय दिया जाएगा, नहीं दिया फिर तो जितनी अधिकतम सजा इसमें हो सकती है इसकी आपकी 1/3 सजा इसको दी जाएगी। कॉन्सेप्ट है, ठीक है, याद रखना। फिर सजा दी जाएगी, ये धारा 8 में लिखा हुआ है, थोड़ा सा याद रखा करो। धारा 13 के संदर्भ में थोड़ा सा बताइए, धारा 13 का संदर्भ क्या बताता है, बताइए। चलिए, मान बाबू के द्वारा 20 रुपए दिए गए हैं। इनका नाम पहले बाबू मान था, लेकिन मान नहीं रहे थे तो इनका नाम मान बाबू कर दिया गया। खैर, धारा 13 के बारे में पूछा गया। यह अध्याय केवल 217 के अपराधों पर लागू होता है। अपराध ऐसा होना चाहिए जिसमें 3 साल या उससे अधिक की सजा हो सकती है। पुनः अपराध करने पर सजा आजीवन कारावास या अधिकतम 10 वर्ष तक हो सकती है। इसके बारे में कंसिडरेशन आपका दिया गया है। अगर हम बात करते हैं कि भैया तीनों ही स्टेटमेंट सही है, करेक्ट है, कि धारा 3 के अंदर पुनरावृत्ति अपराधों के बारे में बात की जाती है। पुनरावृत्ति अपराध, पुनरावृत्ति अपराध के बारे में डिस्कशन किया गया है। पुनरावृत्ति अपराध का मतलब क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सब पुनरावृत्ति अपराध के बारे में डिस्कशन दिया गया है, वो अपराध क्या होता है। सर जी, पुनरावृत्ति अपराध के अंदर चर्चा ये की जाती है, पुनरावृत्ति अपराध के अंदर चर्चा ये की जाती है कि कोई अपराध था वो दोबारा कर दिया गया, ये चीज आपको देखने को मिलती है। 75वां, धारा 20 और 21 का मुख्य उद्देश्य किससे संबंधित है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। धारा 20 या 21 के बारे में बात करते हैं बिना किसी परेशानी के। पहले धारा 20 बताइए, फिर धारा 21 बताइए। वॉइस नहीं आ रहा था मिस्टर चौधरी, अब आपको वॉइस आ रहा होगा, ठीक है, हर प्रकार का वॉइस आप तक पहुंच रहा होगा, मुझे तो यही लगता है। ठीक है, बताओ, धारा 20 और धारा 21 चर्चा करते हैं इनके बारे में। ठीक है, धारा 20 और धारा 21 के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, देखो बात को समझिएगा। यहां पर धारा 20 और धारा 21 का मुख्य उद्देश्य कैसे होता है। धारा 20 में लिखा गया है कोई 7 ईयर, ठीक है, ऑफेंस बाय अ चाइल्ड, ठीक है, अंडर 7 बाय चाइल्ड अंडर 7 ईयर्स, किसी 7 वर्ष के बच्चे के द्वारा अगर कोई अपराध किया जाता है तो वो अपराध नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब धारा 21 क्या होता है, 7 से लेकर 12 वर्ष के बच्चे द्वारा अपराध, 7 से लेकर 12 वर्ष के बच्चे द्वारा अपराध, अब इसके द्वारा भी अपराध किया जा रहा है, अब इसके द्वारा भी अपराध किया जा रहा है। तो ये चीज आपको देखने को मिलती है। धारा 20 धारा 21 का मुख्य उद्देश्य किससे रिलेट है, बाल अपराध में दोष मुक्ति रहती है, क्योंकि ना तो इसको सजा मिल सकती ना इसको सजा मिल सकती, इनको मुक्ति रहती है। ठीक है, इनको मुक्ति रहती है, इनके बारे में याद रखना। मिस्टर चौधरी, इसको आगे लिखिए, बिना सम्मति लेकिन लाभ हेतु किए गए कार्य को अपराध ना मानने के लिए कौन सी शर्त आवश्यक है। व्हाट कंडीशन इज नेसेसरी फॉर एन एक्ट विदाउट कंसेंट बट फॉर बेनिफिट नॉट टू बी कंसिडर्ड एन ऑफेंस। कोई ऐसा काम है जो कंसेंट के बगैर किया गया है, परंतु जो अपराध हुआ है, अपराध ना मानने के लिए कौन सी शर्त है, मतलब लाभ हेतु, बिना सम्मति लेकिन लाभ हेतु किया गया कार्य, ये इसके बारे में पूछा जा रहा है। इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, बात करते हैं। ठीक है, चलो, व्हाट कंडीशन नेसेसरी फॉर एन एक्ट विदाउट कंसेंट बट फॉर बेनिफिट नॉट टू बी कंसिडर्ड एन ऑफेंस। तो अपराध नहीं होगा किस परिस्थिति में अपराध नहीं होगा, यह पूछा जा रहा है। कार्य सद्भावना पूर्वक किया गया है तो यह अपराध नहीं बन सकता। अगर कोई कार्य सद्भावना पूर्वक किया गया, इन द गुड फेथ है, ठीक है, तो यह अपराध नहीं बन सकता। कार्य व्यक्ति के हित में है, अपराध नहीं बन सकता। कार्य मृत्यु के आशय से न किया गया, अपराध नहीं बन सकता। उपरोक्त सभी है। एक्सेप्शन ऑफ क्राइम की बात की जा रही है, एक्सेप्शन ऑफ ऑफेंस की बात की जा रही है। आगे बात करते हैं। मृत्यु के भय से विवश होकर किया गया कार्य कब तक अपराध नहीं माना जाएगा। मृत्यु के भय से किया गया कार्य अपराध नहीं होगा, लेकिन इसके अंदर भी कुछ दिक्कतें आपको देखने को मिलती हैं।
इसके अंतर्गत भी कुछ दिक्कतें आपको देखने को मिलती हैं। किस परिस्थिति के अंदर मृत्यु के भय से किया गया कार्य अपराध नहीं होगा? देखो, मृत्यु के भय से किया गया कार्य भी अपराध हो सकता है, लेकिन कंसीडरेशन उसके लिए है यह है कि मृत्यु के भय से किया गया कार्य अपराध तभी हो सकता है जब वो देश के विरुद्ध अपराध किया गया हो या किसी की मृत्यु के कारण बने। जब वह हत्या देशद्रोह ना हो तब वह अपराध नहीं माना जाएगा। जब व्यक्ति ने स्वेच्छा से खुद को ऐसी स्थिति में न डाला हो, स्वेच्छा से ऐसी स्थिति में न डाला हो, जब तत्काल मृत्यु की आशंका हो, जब तत्काल मृत्यु की आशंका हो, तीनों पॉइंट इसमें कंसीडर हो जाएंगे। ठीक है, तीनों पॉइंट कंसीडर हो जाएंगे इसमें, तीनों पॉइंट कंसीडर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आपको नहीं कहा जा रहा है, किसी अन्य को कहा गया था। एक तो दिक्कत ये होता है महिलाओं के अंदर कि कोई बात किसी के लिए भी कही जाए, महिला उसको अपने लिए ले रही होती है कमेंटों में, कैसी बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए इसमें ऑल ही आपको देखने को मिल जाएगा। दरअसल इसके अंदर पूछा गया मृत्यु के भय से विवश होकर किया गया कोई कार्य अपराध नहीं माना जाएगा। कब तक अपराध नहीं माना जाएगा? जब तक वह हत्या देशद्रोह का मामला ना हो, जब तक व्यक्ति की स्वेच्छा से खुद को ऐसी स्थिति में ना डाला हो, जब तक तत्काल मृत्यु की आशंका ना हो। ये सब चीजें आपको देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, ये सब चीजें कंसिडर होती हैं। अगला सवाल, सेक्शन 33 जो है वो बेस करता है, किस चीज से बेस करता है इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। सेक्शन 33 किस चीज से रिलेट करता है? बहुत बढ़िया, सेक्शन 33 के बारे में पूछा जा रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे किस चीज से रिलेट करता है। सर सेक्शन 33 दरअसल तुच्छ हानि होती है, छोटी सी हानि आपको देखने को मिलती है। ठीक है, अब इसको क्या माना जाता है? डीमिनेसिस नॉन क्यूरेट लैक्स इसको कहा जाता है। डीमिनेसिस नॉन क्यूरेट लैक्स इसको कहा जाता है। तुच्छ हानि इसको कहा जाता है। ठीक है, इसको तुच्छ हानि के तौर पर देखा जाता है, तुच्छ हानि के तौर पर देखा जाता है। तुच्छ हानि को ही सेक्शन 33 में बताया गया। अब ये तुच्छ हानि का मतलब क्या होता है? सर तुच्छ हानि के बारे में थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। ये होता क्या है? सर देखो, कोई भीड़ में किसी को हल्का सा धक्का दे दे जिससे कोई हानि नहीं होती, वो अपराध नहीं है, अपराध नहीं है वो। ठीक है, किसी को भीड़ में धक्का दे दिया, चोट नहीं लगी, किसी को चोट फैट नहीं आई, ये सब चीज अपराध में कंसीडर नहीं होंगी। 79वां नंबर का सवाल, भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 55 और 56 के अनुसार हत्या जैसे गंभीर अपराधों को दुष्प्रेरण पर भले ही अपराध ना हुआ हो, अधिकतम कितने वर्ष की सजा हो सकती है? सब बीएनएस 55 और 56 इसके बारे में कंसीडरेशन करते हैं। देखो, अगर हम बात करते हैं कि दुष्प्रेरण किया गया है, दुष्प्रेरण किया गया है, अब दुष्प्रेरण होने के बाद भले ही अपराध नहीं हुआ है, किसी को भड़काया गया है, बल्कि वो भले ही भड़का ना हो, भड़काने की कोशिश तो की गई है, भले ही वो भड़का नहीं है, भड़काने की कोशिश की गई है, भले ही वो भड़का ना हो, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर 14 वर्ष तक की सजा मिल सकती है। 55-56 की धारा के अनुसार यही क्लियर किया गया है, 14 वर्ष तक की सजा मिल सकती है, भले ही अपराध हो चाहे अपराध ना हो, 14 वर्ष तक की सजा का प्रावधान किया गया है। अरे 14 वर्ष है यार, कैसी बात कर रहे हो? यदि किसी महिला का गर्भपात उसकी सहमति के बिना कराया जाए तो भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 89 के अनुसार क्या दंड हो सकता है? बताइए। बीएनएस की धारा 89 इसके अंतर्गत देखने को मिल जाती है, किसी महिला का गर्भपात उसकी सहमति के बगैर अगर किया जाता है और गर्भपात अगर होता है तो ऐसी परिस्थिति के अंदर सजा आपको कितनी देखने को मिल सकती है? गर्भपात वाले केस में कितनी सजा देखने को मिल सकती है? अरे यार भाई, चीजों को बहुत बेहतर रखते हैं। बताइए इसके बारे में, कंसीडर करिए। ठीक है, चलो ठीक है, चलो बात करते हैं। यदि किसी महिला का गर्भपात उसकी सहमति के बगैर कराया जाता है तो बीएनएस की धारा 89 के अनुसार क्या यह दंड हो सकता है? दंड हो सकता है तो सर आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक का कारावास आपका हो सकता है या जुर्माना भी लग सकता है। सी ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट आपको देखने को मिल जाएगा, सी ऑप्शन आपको करेक्ट देखने को मिल जाएगा। दहेज हत्या बीएनएस 80 में उल्लेखित है, दहेज हत्या बीएनएस 80 में उल्लेखित है। नेक्स्ट, अमन को पता था कि राहुल और उसकी गैंग ने दुकान को लूटकर सामान चुराया है, फिर भी अमन ने उसी चोरी की गई लूट संपत्ति को अपने घर में छिपा कर रखा। हार्बोरिंग की है उसने, हार्बोरिंग बोलते हैं इसको, हार्बोरिंग इसको बोला जाता है। अमन का यह कार्य बीएनएस की किस धारा के अंतर्गत अपराध है और उसका दंड क्या होगा? अमन के द्वारा कोई ऐसा काम किया नहीं गया, लेकिन अमन ने
इसको छिपाने का काम किया है, अमन ने इसको छिपाने का काम किया है। इसके बारे में आप थोड़ा सा बताएंगे किस तरीके से देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलो इसके बारे में बात करते हैं। देखो बच्चे, इन सारी धाराओं के बारे में उल्लेखीकरण कर देता हूं, शायद आपके लिए अच्छा रहे। भारत सरकार के खिलाफ युद्ध, ठीक है, अग्रेशन या बैटल, अग्रेशन या रिबेल अगेंस्ट इंडिया, रिबेल अगेंस्ट इंडिया, देशद्रोह लगेगा, अगेंस्ट इंडिया। भारत सरकार के खिलाफ युद्ध, भारत सरकार के खिलाफ युद्ध या फिर आपकी हिंसात्मक कार्रवाई। भारत सरकार के खिलाफ युद्ध शुरू करना या हिंसात्मक कार्रवाई करना, मृत्युदंड मिलेगा। धारा 100, यह जानते हुए कि इस हमले से उसकी मृत्यु हो जाएगी, उसके बाद भी उस पर हमला करके उसकी मृत्यु करने का प्रयास करना। धारा 100 में देखने को मिलता है। 155 में है 7 वर्ष तक की कैद, जुर्माना और संपत्ति की जब्ती होना। करेक्ट आंसर। धारा 155 के अंदर ही उल्लेख किया गया है कि अगर चोरी की गई संपत्ति को आप घर पे छिपाते हैं तो वो चीज आपको देखने को मिल जाएगी। लूट की संपत्ति को रखना भी एक अपराध है। इसके साथ ही आपको देखने को मिलता है 157, उपेक्षा से कैदी को भगाना, उपेक्षा से कैदी को भगाना, इन लोक सर्वेंट पर लगता है। उपेक्षा से कैदी भगाना, यह आपको 157 में देखने को मिलता है। यह क्लास आपके लिए फायदेमंद तो है, ये तो बताइए, क्या यह क्लास आपके लिए फायदेमंद है यार? ये बताते रहा करो। अगला सवाल ये रहा, किसी व्यक्ति को जानबूझकर तेजाब से जलाना या जलाने का प्रयास करना भारतीय न्याय संहिता की किस धारा के अंतर्गत अपराध है? एसिड अटैक या अटेम्प्ट टू एसिड अटैक। हम मंथली करंट अफेयर की क्लास रेगुलर करा रहे होते थे, लेकिन बीच में 2 महीने हम करंट अफेयर की क्लास नहीं करा पाए, अक्टूबर और नवंबर। दोनों महीने की क्लास को कल कराया जाएगा और एक ही बार में दोनों वीडियो को मर्ज करके आपको दिया जाएगा। बहुत ज्यादा फायदा मिलता है इस प्रकार की क्लास से, बहुत बढ़िया। चलिए अब मैं सभी सेक्शंस के बारे में बात कर लेता हूं, सभी सेक्शंस के बारे में बात कर लेता हूं बिना किसी परेशानी के। सर 121, लोक सेवक को उसका कार्य करने से रोकना, लोक सेवक को कार्य करने से रोकना, को कार्य करने से रोकना, करने से रोकना आपको 121 में देखने को मिल जाएगा। बीना 77 में ताक झांक करना, ताक झांक करना, झांक करना, ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे। बीनस 124 में आपको देखने को मिल जाता है एसिड अटैक। बीनस 124 में आपको देखने को मिल जाता है एसिड अटैक। 5 से 7 वर्ष तक की सजा आपको देखने को मिल सकती है। शिशु को खरीदना या शिशु पर कब्जा करना, परचेजिंग ऑफ चाइल्ड, परचेजिंग ऑफ चाइल्ड, परचेजिंग ऑफ चाइल्ड आपको देखने को मिलता है यहां पर। ठीक है, याद रखना। भारतीय न्याय संहिता की धारा 78 के अनुसार किसी महिला की इच्छा के विरुद्ध उसका पीछा करना या उसकी ऑनलाइन गतिविधियों की निगरानी करना पहली बार पकड़े जाने पर किस दंड से दंडित किया जा सकता है? महिला का पीछा करना, यह सब चीज आपको कहां देखने को मिल सकती है? आजकल ये चीज बड़ी ज्यादा प्रचलन में है। लोग स्टॉकिंग करना आज बहुत ज्यादा शुरू कर रहे हैं। स्टॉकिंग करना आज के डेट में बहुत ज्यादा शुरू कर रहे हैं। इसके बारे में थोड़ा बताएंगे। स्टॉकिंग के लिए दंड कितना है? स्टॉकिंग के लिए आपको दंड कितना देखने को मिल रहा है? स्टॉकिंग, स्टॉकिंग की बात की जा रही है, स्टॉकिंग की बात की जा रही है। ठीक है, नमस्ते भाई, नमस्ते। स्टॉकिंग, स्टॉकिंग का मतलब क्या होता है? किसी के ऊपर नजर रखना, स्टॉकिंग कहलाता है। स्टॉकिंग के बारे में बहुत ध्यानपूर्वक आप बताएंगे। 3 वर्ष तक की सजा, कारावास, ये पहली बार का दंड है। पहली बार में यही दंड मिलता है, पहली बार में यही दंड मिलता है, यही दंड मिलता है। 5 वर्ष तक का कारावास ये मिलता है, दूसरी बार में सजा मिलती है। दूसरी बार में सजा आपको ये देखने को मिल जाती है, दूसरी बार में सजा आपको यह देखने को मिल जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। अगला सवाल 84 नंबर का। एक संगठन इंटरनेट पर पोस्टर जारी करता है जिसमें भारत से अलग होकर नया देश बनाने का प्रचार किया जाता है। भारतीय न्याय संहिता की कौन सी धारा का दंड का प्रावधान आपको यहां देखने को मिल जाएगा? फटाफट बताइए। यह सवाल बहुत जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी है। आई विश ये हम आपके जैसे बन जाए। मैं भी उम्मीद करूंगा कि आप मेरे जैसे बन जाए।
चलो बाकी धाराओं के बारे में चर्चा कर लेता हूं, ठीक है। मुझ जैसा बनना बहुत मुश्किल है। इसके पीछे क्या कारण है? मुझे अच्छा बनने का एक शौक है। अच्छा बनना, ऐसा मुझे लगता है कि अच्छा बनना जो है, मुझे लग रहा होता है कहीं ना कहीं कि अच्छा बनूं मैं, परंतु मैं अच्छा हूं, ये बात मैं जानता हूं। अच्छा, सेक्शन 113 के अंतर्गत क्या लिखा हुआ है ये बताइए सर। इसके अंदर आतंकवादी गतिरोध गतिविधियों के बारे में बात करते हैं। आतंकी गतिविधि के बारे में बात की जाती है। आतंकी गतिविधि, टेररिज्म के बारे में उल्लेख किया गया है। टेररिज्म के बारे में, गतिविधियों के बारे में यहां पर उल्लेख किया गया है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है 7 वर्ष तक आजीवन कारावास और जुर्माना। 152 अलगाववाद को दर्शाता है। अच्छा, एक सिंगर आपको देखने को मिलते हैं, हालांकि उन्होंने उस बाद में इस चीज के लिए क्षमा मांग ली है। मैंने बहुत लंबे समय तक उस सिंगर के गाने वगैरह तक भी साझा नहीं किए थे। आज भी मैं उनके गाने कभी भी अपनी पोस्ट वगैरह में साझा नहीं कर रहा होता हूं, परंतु इस चीज के लिए वो माफी मांग चुके हैं, तो स्टोरी वगैरह तो मैं कभी कभी डाल देता हूं। एक सिंगर है, इंटरनेशनल सिंगर है, शुभ, नाम तो सुना ही होगा, शुभ, जो इनके द्वारा बहुत सारे गाने गाए गए हैं, ठीक है। लगदी तू अंबरा तो आई सोनी है, जगदी तू सुरता पुलाई सोनी है, सुनाएगा ना, बहुत बढ़िया, शुभ का ही गाना है, ठीक है। तो उनके द्वारा इस प्रकार से एक बार पोस्ट डाली जाती है जिसमें वो पंजाब को भारत से अलग दिखाते हैं, प्लस पीओके को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाते हैं। ये अलगाववाद है। एक संगठन इंटरनेट पर पोस्टर जारी करता है तो उनके ऊपर कार्रवाई अगर होती तो 152 से होती, परंतु वह कैनेडियन सिटीजनशिप ले चुके हैं, भारत के सदस्य नहीं रहे, इस वजह से हम उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर पाए। 7 वर्ष तक की सजा आजीवन कारावास हो सकती थी। 121 में होता है एक सिविल सर्वेंट को उसका कार्य करने से रोकना। 145 के अंतर्गत क्या आपको देखने को मिलता है? दास प्रथा। दास प्रथा आपको देखने को मिल जाती है, दास प्रथा। स्लेवरी सिस्टम इसको बोला जाता था, स्लेवरी सिस्टम। स्लेवरी सिस्टम के बारे में उल्लेखीकरण किया गया है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट अगला सवाल, सेना के किसी जवान को ड्यूटी छोड़ने के लिए उकसाने का अपराध बीएनएस की किस धारा में आता है? आप सेना के किसी मेंबर को यह कह रहे हैं कि क्या ही मिलेगा नौकरी करके, रहने दीजिए, नौकरी मत करिए, इस प्रकार से आपको सजा मिल सकती है, वो किसके लिए है? ठीक है, चलो। सैनिक को विद्रोह के लिए भड़काना, सैनिक को विद्रोह के लिए भड़काना यहां पर आएगा। सैनिक को विद्रोह के लिए भड़काना 159 है। विद्रोह के लिए भड़काना, एक सैनिक है, आप उसको विद्रोह के लिए भड़का रहे हैं कि भाई गोली चला दे, अपने सीनियर को लपेट दे, ये सब चीज आपको देखने को मिलती है, ठीक है। चलो इसके बारे में हम सीधी तौर पर बात करेंगे, ठीक है। इसके अलावा सेना की वर्दी या चिन्हों का झूठा उपयोग करना, ठीक है। बैड यूजेज ऑफ आर्मी यूनिफॉर्म, बैड यूज ऑफ आर्मी यूनिफॉर्म, आर्मी यूनिफॉर्म और सिंबल, और सिंबल आप कई बार देखते हो कि लोग, ठीक है, गलत तरीके से आर्मी का सिंबल लगा लेते हैं, आर्मी की वर्दी पहन लेते हैं, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। 157 नहीं हो सकता, इसका आंसर 163 है लल्ला, 163। सेना के किसी जवान को ड्यूटी छोड़ने के लिए बोलना। अब 157 के अंदर कैदी को भगाना है, इसमें 168 आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, याद रखना, बिना परेशानी के। इसमें 3 महीने तक की सजा होती है, इसमें 3 महीने तक की सजा होती है। आर्मी का आइडेंटिटी कार्ड यूज करके फेक तरीके से उसका प्रयोग करना वगैरह, ये सब चीज आपको देखने को मिलती है। किसी को वोट डालने, ना डालने या चुनाव लड़ने के लिए रिश्वत देना या लेना बीएनएस की किस धारा में अपराध है? इसके बारे में बताएं। 163 में पनिशमेंट आपको कितना देखने को मिल जाता है, इसके बारे में बच्चे पूछ रहे हैं। 2 वर्ष तक की सजा है, जुर्माना है, दोनों है। 2 वर्ष तक की सजा है, जुर्माना है, दोनों है। 2 ईयर पनिशमेंट है या फाइन है, प्लस आपका फाइन है, और का केस है। मैंने बताया किसी को वोट डालने या ना डालने या चुनाव में रिश्वत लेने के लिए आपको देखने को मिलता है। प्रावधान क्या है? प्रावधान आपको क्या देखने को मिलता है, इसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए। इसके बारे में आप थोड़ा सा बताएंगे ताकि आप इस चीज को समझ पाए, ठीक है। चलो इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, ठीक है, बात करते हैं। जैसे मैंने बताया किसी को वोट डालने, ना डालने या चुनाव के लिए रिश्वत देना या ना लेने के लिए अपराध आपको देखने को मिलता है। अंडर विच सेक्शन ऑफ बीएनएस? अगर 121 बीएनएस की बात करो, वही लोक सेवक को उसका कार्य करने से रोकना। 159 होता है किसी सैनिक को विद्रोह के लिए भड़काना। 170 चुनाव के अंदर बाधा डालना इस प्रकार की। 98 बच्चे को खरीदना, बच्चे को बेचना,
खरीदना नहीं आता इसके अंतर्गत। ठीक है, याद रखना 1 वर्ष तक की सजा आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, और जुर्माना या दोनों देखने को मिल जाता है। सजा कितनी है? 1 वर्ष तक की सजा है। सजा अप टू 1 ईयर, अप टू 1 ईयर प्लस या और जुर्माना। याद रखना। 87वें नंबर का सवाल, एक उम्मीदवार ने चुनाव लड़ते समय खर्च किया, लेकिन कानून के अनुसार चुनाव खर्च का विवरण जमा नहीं किया। नोटिस मिलने पर भी उसने खर्च का हिसाब नहीं दिया। उम्मीदवार ने बीएनएस की किस धारा का उल्लंघन किया है? इसके बारे में आपको बताना है, किस धारा का उल्लंघन उसके द्वारा किया गया है, बताओ फटाफट से। देखो, अब सेक्शंस आपको समझ में आ रहे होंगे धीरे धीरे। मैंने सेक्शंस को बहुत क्रूशली एक एक सेक्शन को ऐसे प्यार से उठा उठा के इधर रखा है। ठीक है, एक एक सेक्शन को ऐसे प्यार से उठा उठा के इधर रखा है ताकि हर एक सेक्शन अपने आप में जरूरी बन जाए। धारा 170, चुनाव के अंदर वोट को प्रभावित करना, किसी को वोट ना डालने देना, यह आपको देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें धारा 177, आपको देखने को मिलता करेक्ट आंसर है। धारा 177 आपका करेक्ट आंसर है। अगर वो रिकॉर्ड जमा नहीं करेंगे, धारा 177 करेक्ट है। 163 में किसी सैनिक को नौकरी छोड़ने के लिए उकसाना। 152 आपको जो देखने को मिल जाता है, इसके बारे में याद रखना, अलगाववाद या देश के कुछ हिस्से को अलग रिप्रेजेंट करना। ठीक है, अगला सवाल, यदि कोई व्यक्ति भाषा, लेख, चित्रण या किसी अन्य तरीके से धर्म, जाति के संबंध में परेशानियां क्रिएट करता है तो यह किस प्रकार से देखा जाएगा? फटाफट बताएं। इस प्रकार से अगर किया जाता है, यह कैसे देखा जाएगा वो आप थोड़ा सा बताएंगे। यह किस प्रकार से देखा जाएगा, बताइए, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। धर्म, जाति के संबंध में इस प्रकार से प्रावधान अगर किया जाता है तो वो किस प्रकार से देखा जाएगा? सर जी, यह आपका धारा 196 के अंतर्गत देखा जाएगा। किसमें? धारा 196 के अंतर्गत देखा जाएगा। यह कैसे होगा कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो भाषा, लेख, चित्र या किसी अन्य तरीके से धर्म, जाति, भाषा के आधार पर नफरत फैलाता है। बीएनएस की धारा 196 आपको देखने को मिलेगी। क्या? बीएनएस की धारा 196 आपको देखने को मिलेगी जो इस प्रकार से नफरत फैलाने वाले लोगों को यहां पर रोकती है। नफरत फैलाने वाले लोगों को यहां पर रोकती है। आईपीसी का सेक्शन 153A पहले इसकी जगह काम करता था। पहले आईपीसी का सेक्शन 153A यहां पे काम करता था। अच्छा, मैंने ये सोचा कि मैं आपको एक ऐसी क्लास करा देता हूं जो आईपीसी और बीएनएस के बीच में डिफरेंस क्रिएट कर देगी। क्या कहते हो? आईपीसी और बीएनएस के बीच में डिफरेंस क्रिएट करा देता हूं। मुझे लगता नहीं है कि इसमें आपको कोई समस्या होगी और ये आपके लिए बढ़िया ही रहेगा। ठीक है, मेरा तो यही मानना है, बाकी आप बताइएगा आपका इसके संदर्भ में मानना क्या है, बताइएगा बिना परेशानी के। ठीक है, देख लेंगे। बाकी सारी पीडीएफ में पहले ही डाल चुका हूं, देख सकते हैं आप। यदि किसी व्यक्ति की भूमि पर दंगा, विधि विरुद्ध जमाव होता है तो वह समय पर पुलिस को सूचना नहीं देता तो वह किस धारा के अंतर्गत दंडनीय है? यदि किसी व्यक्ति की जमीन पर दंगा होता है, वह इसके बारे में सूचना नहीं देता तो वह किसके बारे में आपको देखने को मिल जाएगा? फटाफट बताइए, फटाफट बताएंगे। इसके बारे में आप बताइए बिना परेशानी के। ठीक है, चलो। ट्रैंक्विलिटी के बारे में बात की जा रही है बच्चे। किसके बारे में बात की जा रही है? ट्रैंक्विलिटी के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, ऑक्यूपी की जा चुकी है जमीन, उसके बारे में नहीं बताया जा रहा, तो ये आपको देखने को मिलता है बीएनएस का सेक्शन 193। बीएनएस का सेक्शन 193 के बारे में यहां पर उल्लेख किया गया है। बीएनएस के सेक्शन 193 के बारे में यहां पर उल्लेख किया गया है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि इसके बारे में आप जान पाएंगे बिना परेशानी के। ठीक है, चलो आगे हम बात करते हैं। एक लोक सेवक ने जांच के दौरान बुलाए गए व्यक्ति की उपस्थिति सुनिश्चित करने के आदेश की अवज्ञा कर दी। इसी दौरान उसने जांच की विधि का उल्लंघन भी कर दिया, जिससे मामले में नुकसान होने की संभावना बनी। ऐसी लोक सेवक पर कौन सी बीएनएस की धारा लागू होती है? A public servant disobeyed an order to ensure the presence of a person summoned during an investigation। मतलब कल को आप अगर एक पुलिस वाले बन गए तो आपके द्वारा उपस्थिति को सुनिश्चित करने का जो ऑर्डर था आपने उसको भी नहीं माना, हार्म भी कर दिया आपने। केस की जो धारणाएं हैं, केस की धारणाओं को चोट भी पहुंचा दी। इसके बारे में अगर आपसे पूछा जाएगा तो किस प्रकार की सजा आपको यहां पर देखने को मिलेगी, उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। ये किस प्रकार की सजा के अंतर्गत आएगा? कल को आप दरोगा लगते हैं, ठीक है सैनी भाई, जैसे अंश ठाकुर देखने को मिलना है, कल ये दरोगा लग गया। अंश का फिर सिस्टम है,
लोक सेवक ने जांच के दौरान व्यक्ति को बुलाया ही नहीं, आदेश की अवज्ञा कर दी, जांच की विधि का भी उल्लंघन कर दिया, मामले को नुकसान पहुंच गया, सजा होगी? बिल्कुल होगी। बीएनएस का कौन सा सेक्शन लगेगा? 199 सेक्शन बीएनएस का आपका लागू होता दिखेगा। कौन सा? 199वां सेक्शन आपको लागू होता हुआ दिखेगा। इसके बारे में आप याद रखेंगे। कोई समस्या हालांकि इसके अंतर्गत आपको नहीं देखने को मिलेगी, बट सेक्शन 199 इंपोज होगा। सजा 2 वर्ष तक की है, अप टू 2 इयर्स तक की सजा है। इसकी सजा है, जुर्माना है, या दोनों है। ये मैंने कराया नहीं है, छुड़वा दिया होगा मैंने, ये इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए छुड़वा दिया होगा। धारा 205 बीएनएस 2023 किस चीज से रिलेट करती है? धारा 205 के बारे में पूछा जा रहा है, वह रिलेट किस चीज से करती है? ठीक है, चलो ये बढ़िया। अच्छा, आपने बिहार के अंदर, यूपी के अंदर कुछ मामले देखे होंगे जिसके अंदर कोई कोई आदमी फर्जी का आईपीएस बन जाता है। काफी सारे मामले देखे होंगे कि कोई कोई आदमी फर्जी का बीएस बन जाता है, हिसाब किताब उनका कैड़ा बन जाता है, फर्जी का वो कोई आईपीएस बन गया, कोई आईएएस बन गया, कोई आईएफएस बन गया, कोई दरोगा बन जा रहा है ड्रेस खरीद के कहीं से भी। ये सब चीज ये कहां आती है? बीएनएस 205। झूठा लोक सेवक बनकर कार्य करना। क्या आप कार्य कर पाएंगे? नहीं कर सकते। लोक सेवक जैसा वेश धारण करना, पहचान चिन्ह का झूठा प्रयोग, फॉल्स यूज ऑफ आइडेंटिफिकेशन मार्क्स। फॉल्स यूज ऑफ आइडेंटिफिकेशन मार्क्स 3 महीने तक की सजा या 5,000 रुपए तक का जुर्माना। 3 माह तक की सजा, 3 माह तक की सजा, अप टू 3 माह सजा, फाइन अप टू 5,000, फाइन अप टू 5,000, 5,000 तक का फाइन। 92, एक व्यक्ति ने चोरी की झूठी शिकायत दर्ज कराई और पुलिस को गलत विवरण दिया। जांच के बाद पता लगा कि उसने जानबूझकर झूठी सूचना दी थी ताकि पुलिस किसी अन्य व्यक्ति को दोषी ठहराए। जानबूझकर झूठी सूचना देना आपको देखने को मिल जाएगा। यह मामला 217 में आपको देखने को मिल जाएगा। 217 में इस प्रकार का मामला आपको देखने को मिल जाएगा। 1 वर्ष तक की सजा है, 1 ईयर सजा आपको देखने को मिल जाएगी और आपका फाइन भी लगता है इसके अंदर। आपका फाइन भी आपका देखने को मिलता है, 10,000 तक का फाइन होता है। 10,000 तक का फाइन भी आपको देखने को मिलता है। 10 के फाइन भी आपको देखने को मिलता है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला सवाल 93, रमेश ने किसी मुकदमे में अपने दोस्त को बचाने के लिए एक झूठी कहानी बना दी। झूठी कहानी बना देना, और इसके अंतर्गत पूछा गया कि झूठी कहानी बनाई गई है, जानकारी दर्ज की गई, न्याय प्रक्रिया में साक्ष्य के रूप में पेश करना चाहता है ताकि अदालत भ्रमित हो जाए। 228 में अदालत का भ्रमित करना अदालत को आता है। बीएनएस की धारा 241 के अनुसार कोर्ट में प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज को छुपाने, नष्ट करने का क्या दंड है? अगर 241 के बारे में बात करते हैं, बीएनएस 241 में कितनी सजा दी गई है इसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। तो भैया इसके अंदर सजा बिल्कुल साफ है, 3 साल तक की सजा, 5,000 रुपए तक का जुर्माना। आज की आपकी क्लास कंप्लीट होती है। इसके बारे में आंसर आपको घर से बताना है कि 246 के अंतर्गत कोई बेईमान व्यक्ति न्यायालय में झूठा दावा करता है तो उसमें सजा कितनी मिलेगी। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। दूसरी बात यह है बच्चे, आज की क्लास बहुत अच्छी रही है। ठीक है, और अब प्लेलिस्ट भी आपकी क्रिएट हो जाएगी, बीएनएस प्रैक्टिस प्लेलिस्ट। लेकिन आप लोगों से विशेष और विनम्र निवेदन है, मतलब ये निवेदन ही है, रिक्वेस्ट के तौर पर मैं आप सभी लोगों से कह रहा हूं कि ये जो यूपी जीके की मैराथन क्लास है, इसको अभी जाके लाइक कर देना। मैं चाहता हूं कि क्लास स्टार्ट करने से पहले इस पे 100 लाइक हो, इतना मेरे मन की इच्छा है। तो आप कृपया करके एक बार जाके इसको लाइक जरूर कर लेना, यूपी जीके वाली क्लास को। क्लास जैसे ही कंप्लीट होगी आप सीधे वहां पहुंच जाएंगे। हर एक बच्चा लाइक जरूर कर देगा। 154 बच्चे आप हैं, अगर 154 में से 100 बच्चे भी लाइक कर देंगे तो ऑलरेडी बात बन जाएगी। उम्मीद करता हूं कि आप उस चीज को लाइक कर पाएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।